हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डीके सर क्लासेज। आज की वीडियो क्लास 12 के बच्चों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जितने भी प्यारे स्टूडेंट इस बार बोर्ड एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं और हिंदी में आप 95% अचीव करना चाहते हैं तो आप सबके लिए काफ़ी ये इंपॉर्टेंट वीडियो बनाई जा रही है। वीडियो को प्यारा सा लाइक और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर लीजिए। एक भी वीडियो मिस नहीं होगी, आपको डेली वीडियो मिलेगी। देख सकते हैं यहाँ पे जो मैं बात करने वाला हूँ आपको हिंदी से ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ जिससे मात्र इस वीडियो में आपका 44 नंबर की तैयारी हो जाएगी। कितने नंबर? 44 नंबर, मात्र 4 टॉपिक से। 4 टॉपिक पढ़ लीजिए, 44 नंबर कंफर्म होगा। जो बार बार बोर्ड एग्जाम में रिपीट कर रहा है क्वेश्चन, उसी को मैं आज इस वीडियो में लेकर आ चुका हूं। तो वीडियो को पूरा देखना है। सबसे पहले आपको बोर्ड एग्जाम में हिंदी के क्वेश्चन पेपर में गद और पद से 5-5 बहुविकल्पीय क्वेश्चन मिलता है ना। देख सकते हैं टॉप 10 गद प्लस पद, यानी गद और पद दोनों पद से आपको बहुविकल्पीय प्रश्न लेकर आए हैं जो कि टॉप 10 है, यानी कि 5-5 मोस्ट इंपॉर्टेंट देख सकते हैं। और इसका आंसर के साथ आपको यहाँ पे आपको अच्छे से समझा देता हूं। फिर इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे देख सकते हैं महत्वपूर्ण गद्यांश, यानी कि वीआईपी, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है और ये 10 नंबर का आएगा बोर्ड एग्जाम में। इसके ठीक बाद आपको मैं यहाँ पे चलता हूँ लेकर एक एक चीज का सॉल्यूशन के साथ बताऊंगा। यहाँ पे महत्वपूर्ण पद्यांश जो कि 100% आपको पेपर में देखने को मिलेगा। लिखना कैसे है A to Z चीजें इस वीडियो में आपको बताएंगे। लिखने का बेस्ट तरीका आपको यहाँ पे हल के साथ बताया जाएगा। और इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं महत्वपूर्ण संस्कृत का गद्यांश, यानी कि जो आपका हिंदी में संस्कृत से गद्यांश आता है वो 7 नंबर का आता है। देख सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपको लिखने का बेस्ट तरीका के साथ। यहाँ पे श्लोक जो आता है ना उसको बोलते हैं पद्यांश संस्कृत में। इसको भी इस वीडियो में पूरा अच्छे से जानकारी देने वाले हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्ट करके आपको इस वीडियो में लाया गया है और इसका आपको पीडीएफ भी फ्री में देंगे। तो इसके लिए आपको करना क्या है, छोटी सी आपको काम करना है। वीडियो को लाइक, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम पे आपको सेंड कर देंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक टेलीग्राम का मिलेगा, वहां पे सेंड करेंगे। इस वीडियो में पूरे सॉल्यूशन के साथ आप अच्छे से इसको तैयार कीजिए। चलिए सबसे पहले आपको करना क्या है, टॉप 10 जो गद प्लस पद है इसको अच्छे से तैयार कर लेना है। और जो बच्चे इस मतलब बहुविकल्पी का आंसर बताना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में आंसर बता सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन लिखा है कि खड़ी बोली की प्रथम गद रचना किसे माना जाता है। गद की रचना प्रथम जो है इसको किसे माना जाता है? चंद्र, यहाँ पे चंद्र छंद वर्णन की महिमा, इसके बाद कामयानी, इसके बाद प्रिय प्रवास, इसके बाद रामचरितमानस। तो आप सभी बच्चे जानते हैं खड़ी बोली की प्रथम जो गद रचना है उसको हम बोलते हैं चंद छंद वर्णन की महिमा। ये जो पहला ऑप्शन है ये इसका राइट आंसर। आप लोग अपना आंसर याद करके बताते चलिए कमेंट में कि कौन सा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड नंबर कह रहे कि हिंदी प्रदीप के संपादक कौन है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि प्रताप नारायण मिश्र होगा इसका आंसर, कि मेरी जीवन प्रवाह होगा, कि बालकृष्ण भट्ट होगा, कि भारतेंदु हरिश्चंद्र होगा। तो सभी लोग जानते हैं कि हिंदी प्रदीप के संपादक हमारे बालकृष्ण भट्ट जी जो थे, यानी कि सेकंड नंबर के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि थर्ड नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसका। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। बाबू गुलाब राय की आत्मकथा है। बाबू गुलाब राय की आत्मकथा कौन सी है? कुछ आप बीती, कुछ जग बीती, मेरी जीवन प्रवाह, इसके बाद मेरी असफलताएं, अपनी खबर। सभी बच्चे को मालूम है कि मेरी असफलताएं जो है बाबू गुलाब राय की आत्मकथा है, ठीक है, यानी कि तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है अतीत के चलचित्र किस विधा की रचना है। प्रश्न पूछा है कि अतीत के चलचित्र किस विधा की रचना है। ऑप्शन दिया है जीवनी, संस्मरण, इसके बाद निबंध, इसके बाद कहानी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संस्मरण, ठीक है, सेकंड नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। यानी कि अतीत के चलचित्र किस विधा की रचना है तो ये संस्मरण। जितने भी प्यारे बच्चे इस पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हैंड रिटन नोट्स का पीडीएफ भी आपको देंगे, एक एक टॉपिक। इसके बाद हिंदी के बाद ठीक इंग्लिश आएगी, इसके बाद फिजिक्स आएगा, केमिस्ट्री, यानी सारे सब्जेक्ट का बेस्ट इंपॉर्टेंट नोट्स भी दिया जाएगा। तो चैनल पे सब्सक्राइब करके जुड़े रहना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर जीवन और दर्शन के रचनाकार हैं। जीवन और दर्शन के रचनाकार कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, राय कृष्णदास जी, डॉक्टर संपूर्णानंद जी, नागार्जुन।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर संपूर्णानंद जी, यानी कि यहाँ पे जो तीसरा ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर कह रहा है कि हरी घास पर क्षण भर के रचनाकार कौन है? हरी घास पर क्षण भर के रचनाकार कौन है? देखिए भवानी प्रसाद मिश्र, बालकृष्ण शर्मा नवीन, इसके बाद अज्ञे जी, नागार्जुन। यहाँ पे देखिए अज्ञे जी जो थे ना ये हो जाएगा मतलब सच्चिदानंद हीरानंद अज्ञे, उन्हीं का नाम है। ये हरी घास पर क्षण भर की रचना की है। ठीक है, आगे क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिखाते हैं यहाँ से 7 नंबर। ठीक है अच्छे से तैयार करेंगे तो एक भी क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम से आउट नहीं देखने को मिलेगा, यानी कि सभी क्वेश्चन जो हैं टकराएंगे सीधे सीधे बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, 7 नंबर साहित्य लहरी के रचयिता है। साहित्य जो लहरी है इसके रचयिता कौन है? तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास, वैदेही वनवास। सभी बच्चे को मालूम है कि सूरदास जी जो है ये साहित्य लहरी की रचना किए थे। ठीक है, सेकंड नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन 8 नंबर क्या लिखा है? हरिऔध जी की कृति नहीं है। चुंबती चौपदी, प्रिय प्रवास, चित्रधारा, वैदेही वनवास। यानी कि हरिऔध जी की कृति नहीं है। इन चारों में से कौन सी ऐसी कृति है जो उनकी कृति नहीं है? तो इन सभी में से जो तीसरा है चित्रधारा, ये हरिऔध जी की नहीं है। अगला प्रश्न 9 नंबर नौका विहार कविता किस कृति के अवतरित है? किस कृति से अवतरित है नौका विहार? गुंजन से, वीणा से, पल्लव से, युगांत से। तो गुंजन जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, नौका विहार कविता की कृति अवतरित किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न 10 नंबर जो कि पद साहित्य के आखिरी क्वेश्चन होगा। दूसरा सप्तक की कवि कौन है? रामविलास शर्मा जी, गिरजा कुमार मायूर जी, केदारनाथ सिंह, यहाँ पे भवानी प्रसाद मिश्र। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पे भवानी प्रसाद मिश्र जो जी हैं ये दूसरा सप्तक के कवि माने जाते हैं। और ये जो मैंने टॉप 10 गद्य प्लस पद से बताया है ये काफी इंपॉर्टेंट, अच्छे से पढ़ के जाइएगा, इसमें से काफी क्वेश्चन टकराएंगे। ठीक है, आगे चलेंगे हम। आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे गद्यांश देख पा रहे हैं ना, महत्वपूर्ण गद्यांश, वेरी आईएमपी क्वेश्चन 10 नंबर का आएगा। 2-2 नंबर का 5 क्वेश्चन रहेंगे, यानी कि टोटल आपके 10 नंबर मिल जाएंगे केवल गद्यांश से। छोटा सा रहेगा। कैसे करना होता है? लिखा रहेगा पेपर में कि नीचे दिए गए गद्यांश में से किसी एक गद्यांश को हल कीजिए, उनमें प्रश्न पूछा है उसका आंसर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, चलिए ऐसा ही आएगा। देखिए क्या लिखा रहेगा, ऐसा ही गद्यांश मिलेगा। 3 नंबर प्रश्न पे रहेगा कि भाषा स्वयं संस्कृत का एक अटूट अंग है। ठीक है, संस्कृत परंपरा से निःसृत होने पर भी परिवर्तनशील और गतिशील है। उसकी गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है। वैज्ञानिक आविष्कारों के प्रथम प्रभाव के कारण अद्भुत नई सांस्कृतिक हलचलों को शाब्दिक रूप देने के लिए भाषा के यहाँ पे परंपरागत प्रयोग पर्याप्त नहीं है। इसके लिए नए प्रयोगों की, नई प्रभाव योजनाओं को व्यक्त करने के लिए नए यानी कि नए शब्दों की खोज की महती आवश्यकता है, यानी कि बहुत ही ज्यादा आवश्यकता है। ठीक है, तो ये ऐसा ही गद्यांश आएगा और इसमें आपको अंडरलाइन किया हुआ, यानी कि जो देख रहा है रेखांकित अंश का व्याख्या कर लिए, ऐसा ही पूछता है प्रश्न में पूछेगा। ऐसा गद्यांश रहेगा। नीचे 5 प्रश्न दिए रहेंगे, जैसे कि यहाँ पे लिखा है उपर्युक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। ऊपर जो दिया गया गद्यांश है ये किस पाठ से गद्यांश को काटा गया है, तो इस पाठ का नाम बताइए, और इस पाठ को किसने लिखा है, इस पाठ के लेखक का नाम बताइए। तो 2 नंबर आपको यहां से मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। जो अंडरलाइन यहाँ पे किया है ना, इसका सही अर्थ क्या होगा हिंदी में, इसकी व्याख्या कर देना है। इसके बाद 2 नंबर तो इस पे भी मिल जाएगा। प्रस्तुत अवतरण के माध्यम से लेखक ने किस बात पर बल दिया है, इसमें प्रश्न का आंसर मिलेगा। अभी बताएंगे सारे आंसर। संस्कृत का एक अटूट अंग क्या है, उसी में छिपा है इसका भी आंसर। किसकी गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन कैसे करना है, बहुत सारे बच्चों को जानकारी नहीं मिलता है कि हल कैसे करते हैं गद्यांश को। ठीक है, सबसे पहले 2 गद्यांश पेपर में मिलेगा, लेकिन किसी एक को करना होगा। तो आपको करना है, जैसी भाषा स्वयं संस्कृत का एक अटूट अंग है, सबसे पहले
यहाँ पे मैं आपको बताते चल रहा हूँ महत्वपूर्ण गद्यांश को सॉल्यूशन कैसे करना है। सबसे पहले संकेत डालना है। जिस गद्यांश को आप कर रहे हैं संकेत पहले डालेंगे, इसके बाद 2-3 शब्द शुरू में लिखेंगे, जैसे कि ये भाषा स्वयं, इसके बाद बीच वाला जो है इसको डॉट डॉट करके और लास्ट का ये 2-3 वर्ड उठा के लिखेंगे, जैसे कि भाषा स्वयं डॉट डॉट महती आवश्यकता है। ये लिखने से क्या होता है कि एग्जामिनर जो होता है, कॉपी चेक करने वाले को एग्जामिनर बोलते हैं, वो चेक करेगा तो 2 गद्यांश रहेगा, तो कौन सा आप गद्यांश सॉल्व किए हैं इस संकेत के माध्यम से वो मतलब कि एग्जामिनर चेक कर लेगा आसानी से और ज्यादा भटकेगा नहीं। तो ज्यादा भटकेगा तो नंबर काट पीट करेगा, इसलिए संकेत डालेंगे और समझेगा एग्जामिनर की बहुत ही अच्छा इंटेलिजेंस बॉय है। ठीक है, अब चलिए, अब प्रश्न पूछा है कि उपर्युक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम बताइए। पहला प्रश्न में तो यहाँ पे पाठ का नाम हो जाएगा भाषा और आधुनिकता। इसका मतलब कि आप सभी को मालूम है कि भाषा और आधुनिकता पाठ से इस गद्यांश को लिया गया है। इसके राइटर यानी कि प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी हैं। आप सभी को मालूम है, पढ़े होंगे, तो नहीं पढ़े हैं तो अच्छे से पढ़िए, अभी बोर्ड एग्जाम मात्र 4 महीने शेष बचे हैं। तो पाठ का नाम भाषा और आधुनिकता, लेखक का नाम प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी हो जाएगा। तो आपको 2 नंबर यहाँ से हासिल हो गए। आगे चलते हैं, रेखांकित अंश की व्याख्या पूछा रहेगा, ऐसे ही रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ से पढ़िए, वैज्ञानिक आविष्कारों, जो वैज्ञानिक हैं वो आविष्कार कर रहे हैं उसी की बात की जा रही है। वैज्ञानिक आविष्कारों के प्रभाव के कारण अद्भुत नई सांस्कृतिक हलचलों को शाब्दिक रूप देने के लिए भाषा के परंपरागत प्रयोग पर्याप्त नहीं है। इसके लिए नए प्रयोगों की, नई भाव योजनाओं को व्यक्त करने के लिए नए शब्द की खोज की महती आवश्यकता है। तो यहाँ से वैज्ञानिक आविष्कारों के प्रभाव के कारण अद्भुत नई संस्कृति, इसका अर्थ लिखेंगे कैसे पेपर में समझना बहुत जरूरी है। पहले 2 नंबर प्रश्न का उत्तर लिख रहे हैं ना, तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले 2 नंबर, रेखांकित अंश की व्याख्या, ब्लैक आपको मोटा पेन लेकर के लिखना है, ऐसे हेडिंग डालना है और अंडरलाइन कर देंगे तो बेस्ट दिखेगा सभी बच्चों से, तो आपको नंबर में कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, रेखांकित अंश की व्याख्या में लिखेंगे भाषा में जो प्रयोग प्राचीन काल से चले आ रहे हैं, यानी कि जो भाषा का प्रयोग हम पुराने जमाने से करते आ रहे हैं, वे नए सांस्कृतिक परिवर्तन को व्यक्त करने में समर्थ नहीं है, यानी कि ज्यादा समर्थ नहीं है। इसके बाद नित्य प्रति, नित्य प्रति का मतलब होता है रोज रोज, संस्कृत में हुए परिवर्तनों को भाषा द्वारा व्यक्त, भाषा के द्वारा क्या करते हैं, दर्शा रहे हैं, व्यक्त कर रहे हैं। व्यक्त करने के लिए भाषा में नए नए प्रयोगों, नए नए शब्दों की खोज का कार्य होना बहुत आवश्यक है, जिससे बदले हुए नए भावों को उचित रूप से व्यक्त किया जा सके। ठीक है ना, इस तरीके से पेपर में पूछेगा, ज्यादा नहीं, जितना कह रहा है इसका भाव उतना ही टू द पॉइंट लिखना है। ज्यादा लिखेंगे तो पक्का है कि नंबर कटेगा, जितना पूछ रहा है उसका भाव उतना लिख देंगे। ठीक, 2 नंबर क्लियर। इसके बाद प्रस्तुत अवतरण के माध्यम से लेखक ने किस बात पर बल दिया है, तीसरा प्रश्न कह रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे, देखिए ध्यान से, कि प्रस्तुत गद्यावरण में लेखक ने विज्ञान की प्रगति के कारण जो सांस्कृतिक परिवर्तन होता है उसे शब्दों द्वारा व्यक्त करने के लिए भाषा में नए नए प्रयोगों की आवश्यकता पर बल दिया है। कह रहा है कि जो इस गद्यांश में लेखक क्या क्या है, विज्ञान जैसे जैसे बढ़ रहा है तो उसमें सांस्कृतिक परिवर्तन हो रहा है, और ये कैसे हो रहा है, तो उसे शब्दों के द्वारा व्यक्त किया जा रहा है, भाषा में नए नए प्रयोग की आवश्यकता पर बल देकर के इसको चेंजिंग किया जा रहा है। ठीक है, आगे प्रश्न 4 नंबर, संस्कृत का एक अटूट अंग क्या है। देखिए यहीं पर लिखा है कि भाषा स्वयं संस्कृत का एक अटूट अंग है। आप अच्छे से गद्यांश पढ़े रहेंगे तो इसी प्रश्न का आंसर इसी में है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको कैसे लिखेंगे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। चलिए ध्यान दीजिए, यह 4 नंबर, संस्कृत का एक अटूट अंग भाषा है, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, 5 नंबर, किसकी गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जा रही है। तो संस्कृत की गति जो है विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जा रही है, इतना बस लिख देंगे। क्लियरिटी आपका यहाँ पे 10 नंबर क्लियर हो गया। तो आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे ना तो आप लोग हिंदी में मैं टॉप 10 कर दूंगा, इसके बाद फिजिक्स में तो कर ही दूंगा, इंग्लिश की तो कोई बात ही नहीं, पूरा फुल तैयारी कराऊंगा। तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़िएगा।
ठीक है, आगे चलते हैं पद्यांश पे। मोस्ट इंपॉर्टेंट पद्यांश। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि पद्यांश कैसे हल होता है, तो ये बेस्ट तरीका मैं बता देता हूं। आज की इस वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, महत्वपूर्ण पद्यांश ये भी 10 ही नंबर का आता है। जैसे कि आपने गद्यांश पढ़ा, ठीक वैसा ही ये होता है। कौन हो तुम वसंत के दूत, बीरस, देखिए लिखा है बीरस पतझड़ में जाति सुकुमार, घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद ब्यार, लगा कहने आगंतुक व्यक्ति, मिटाना उत्कंठा सविशेष। इसके बाद देखिए, दे रहा हो कोकिल सानंदन, सुमन को जीव मधुमय संदेश। ये आप जैसे ही पद्यांश पढ़ा, आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि किस पाठ से, यानी कि इसको लिया गया है और वो पाठ का लेखक कौन है। तो 2 नंबर तो पक्का हो ही जाएगा। प्रश्न पूछा रहेगा कि उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम बताइए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। जो भी प्रश्न दिया है इसका आंसर अभी हम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हल करना सीखिए। देखिए, पद्यांश हल करने का बेस्ट तरीका, ठीक है। सबसे पहले संकेत बता ही दिया हूं कि कौन हो तुम डॉट डॉट डॉट, लास्ट का मधुमय संदेश। इतना लिख लेंगे तो आपको एग्जामिनर को जांचने में दिक्कत नहीं होगा कि 2 पद्यांश में से आपने कौन सा पद्यांश किया है। वो संकेत को देखकर ही मालूम चल जाएगा उसको, ठीक है। प्रश्न पहला बोला है इसमें कि आप इसका क्या लिखिए, संदर्भ लिखिए, यानी कि शीर्षक और कवि का नाम। तो आप चाहेंगे तो 2 तरीके से इसका आंसर लिख सकते हैं। दोनों तरीका मैं अथवा के रूप में बता ही दिया हूं। पहले इसका चाहे तो संदर्भ भी लिख सकते हैं हेडिंग डाल के, ठीक है, कि प्रस्तुत पद्यांश जयशंकर प्रसाद जी के कामायनी महाकाव्य से हमारी पाठ्य पुस्तक पद भाग में संकलित श्रद्धा मनु शीर्षक कविता से उद्धृत है। तो चाहेंगे तो इतना भी लिख सकते हैं, जो आपको आसान लगे याद करने में लिख लीजिएगा, तो इस पर 2 नंबर मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि ये लिख दूं कि पाठ का शीर्षक क्या होगा, तो श्रद्धा मनु पाठ से लिखा गया है, कवि इसके कौन है, तो जयशंकर प्रसाद जी। तो ये चाहेंगे तो इतना ही लाइन में, कम समय में ज्यादा काम, यानी कि हार्ड वर्क करने के वजह आप स्मार्ट वर्क कर सकते हैं, आपको अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। तो आप चाहेंगे तो ये लिख लेंगे या चाहेंगे तो ये। तो हम तो कहेंगे सलाह की ये लिखिएगा, ठीक है। आगे प्रश्न पूछ रहे हैं, आगे प्रश्न पूछ रहा है इसमें कि यहाँ पे रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। लिखा है 2 लाइन, बस इसी का भाव बताइएगा, समझिए। कह रहा है कि घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद ब्यार। ये दोनों लाइंस का आपको रेखांकित अंश की व्याख्या कैसे करना है देखिए, ठीक है। पहले नंबर 2 नंबर का रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डाल ही लेंगे। जैसे कि मैंने पिछले में बताया, लिखेंगे मनु श्रद्धा से उसका परिचय जानते हुए हेतु, ठीक है, प्रश्न करते हुए कहते हैं कि मेरे इस अत्यंत निराशापूर्ण और अंधकारपूर्ण जीवन में बादलों के बीच बिजली की रेखा के समान और वेदना एवं व्यथा से तप्त मेरे जीवन में शीतल और मंद गति से चलने वाली पवन के समान हो। ये कह रहा है इस 2 अंडरलाइंस का भाव। समझ पा रहे हैं कि घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद ब्यार, ठीक है। तो उसका आंसर लिख लेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डाल के। तीसरा, आगंतुक व्यक्ति से किसकी ओर संकेत किया गया है। देखिए, तीसरा नंबर प्रश्न का आंसर इस तरीके से लिखिएगा, ज्यादा नहीं। आगंतुक व्यक्ति शब्दों के माध्यम से मनु की ओर संकेत किया है। जो आगंतुक व्यक्ति है वह किसकी ओर संकेत किया है, तो मनु की ओर संकेत किया है, ठीक है। प्रश्न नंबर आगे चलेंगे 4 नंबर पे। पद्यांश में किसकी उत्कंठा मिटाने की बात कही गई है। इस पद्यांश में किसकी उत्कंठा को मिटाने की बात कही गई है। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहां पे लेकर चलते हैं 4 नंबर की। पद्यांश में श्रद्धा के द्वारा मनु की उत्कंठा मिटाने की बात कही गई है। पद्यांश में श्रद्धा के द्वारा मनु की उत्कंठा को मिटाने की बात को कही गई है। आगे एक प्रश्न और पूछा है, 5 प्रश्न रहेंगे ऐसे ही। 5 नंबर यहाँ पे पद्यांश में किन पात्रों के बीच संवाद हो रहा है, यानी कि झगड़ा हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, पद्यांश में मनु और श्रद्धा के बीच
संवाद हो रहा है, मनु और श्रद्धा जो है दोनों के बीच झगड़ा हो रहा है। ऐसे ही प्रश्न का आंसर देंगे, 10 नंबर क्लियर हो जाएगा। अब हम आगे लेकर चलते हैं, आपको जुड़वा देंगे नंबर, यानी कि 10 बहुविकल्पी, 10 गद्यांश से और 10 पद्यांश से, 30 नंबर तो कंफर्म कर दिए। आगे चलते हैं यहाँ से, ये संस्कृत का जो आपका आता है ये गद्यांश, ये 7 नंबर का आता है, पक्का हो जाएगा इस वीडियो में। देखिएगा पेपर आकर के, आइएगा देख करके, तो आपको मालूम चलेगा इस वीडियो से कि कितना हेल्प मिला था और कितना बेहतरीन समझाया गया था। तो वीडियो को लाइक नहीं है तो प्यारा सा अपना एक लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, और आपको पीडीएफ तो टेलीग्राम में सेंड करेंगे, ठीक। महत्वपूर्ण संस्कृत गद्यांश लिखा है ना, यथैव प्रकरणमता जीवन तथावते जीवनम स्यात्, ठीक है। अमृतत्व सतु नाशास्ति वितेन इति सा मत्रेयुवाच येनाहम नामृता स्थाम कि हम तेन कुर्याम यदेव भगवान केवल अमृतत्व साधनम जनाति तदेव मे ब्रूहि यज्ञवल्क्य उवाच प्रिया न सति त्वं प्रियम भाषसेस। एहि वसी, देखिए उपवीस है, ठीक है, उपवीस व्याख्यास्यामि ति अमृतत्व साधनम। जैसे इस गद्यांश को आपने पढ़ा, संस्कृत का गद्यांश है, अब कहेगा इसमें कि दिए गए संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। कहने का मतलब कि देखिए इस गद्यांश का पहले संदर्भ लिखेंगे कि किस पाठ से है, इसके बाद इस संस्कृत का व्याख्या कर देंगे हिंदी में कि इसका अर्थ क्या हुआ, तो आपको 2+5 यानी 7 नंबर मिलेगा, ठीक है। चलिए इसको मैं बताता हूं कैसे करेंगे। संस्कृत का पहले गद्यांश हल करने का तरीका समझिएगा, बेस्ट रहेगा। जैसे कि मैंने आपको तरीका बताया है, संकेत कैसे लिखते हैं, संकेत क्यों लिखते हैं, तो यहाँ पे आप तरीका समझ ही लिए हैं। आप यथाव प्रकरणता ... ते अमृतत्व साधनम इस तरीके से लिख लेंगे, क्योंकि संस्कृत के गद्यांश भी 2 आएंगे अथवा के रूप में, तो किसी एक को करेंगे तो संकेत डाल ही लीजिएगा, ठीक है। संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग में संकलित आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ नामक पाठ से उद्धृत है। यानी कि किस पाठ से लिया गया है, तो आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ वाला पाठ से लिया गया है, संस्कृत भाग से। तो संदर्भ हो जाएगा, 2 नंबर मिल जाएगा। अब इसी का पूरा जो संस्कृत का ये दिया है गद्यांश, इसका आपको अनुवाद करने के लिए बोला है। यथैव प्रकरणमता जीवन तथैवति जीवनम स्यात् अमृतत्व साधनम तु न शास्ति वितेन इति, इसका यहाँ पे अनुवाद कर देंगे। देखिए ध्यान से, अनुवाद हेडिंग डालिएगा ऐसे ही, जैसा साधन संपन्नों का जीवन होता है वैसा ही तुम्हारा भी जीवन होगा, ठीक है। इसके बाद सा लिखा है ना, सा मैत्रेयी उवाच येनाहम नामृतात्स्याम विहम तेन कुर्याम। कह रहा है इसमें कि धन से अमरता की आशा नहीं है, यानी कि जैसे सभी धनवान लोगों का अध्यात्म की ओर ध्यान ही नहीं है वैसे ही तुम भी हो, ठीक है। तब उस मैत्रेयी ने कहा, जिससे मैं अमर न हो सकूं उसे क्या करूंगी। भगवान जो केवल अमरता की प्राप्ति का साधन जानते हो वही मुझे बताइए, ठीक है। यज्ञवल्क्य बोले कि तू पहले भी मेरी प्रिय रही है, इस समय भी प्रिय, यानी कि अमरता प्राप्ति के साधन की व्याख्या करूंगा। जितना ये गद्यांश दिया है संस्कृत का, इसकी व्याख्या कर देना है, आपको टोटली 7 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, पद्यांश एक मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये पेपर में रिपीट करता है, बार बार पूछता है, ऐसे ही करना है आपको भी, देख लीजिए। महत्वपूर्ण संस्कृत पद्यांश श्लोक, ये भी 7 ही नंबर का आएगा, 2 नंबर संदर्भ लिखने पर प्लस इसका हिंदी में अनुवाद करेंगे 5 नंबर, टोटल ही 7 नंबर। लिखा रहेगा कि सुखार्थिनः कुतो विद्या कुतो विद्यार्थिनः सुखम। सुखार्थी व त्यजेत विद्या, विद्यार्थी व त्यजेत सुखम। सबसे पहले इसका हिंदी में संदर्भ लिखेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिएगा ध्यान से,
वैसे ही लिखना है जैसे कि मैं सारे संकेत को बताते चला हूं। संकेत तो आप डाल ही लेंगे, ठीक है। इसका संदर्भ हेडिंग डाल के लिखेंगे कि यह श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग में संकलित सुभाषित रत्नानी नामक पाठ से अवतरित है। इतना लिख लेंगे। इस पद्यांश यानी श्लोक का संदर्भ हो जाएगा तो 2 नंबर कंफर्म मिलेगा। इसके बाद देखिएगा यहाँ पे इसका अब हिंदी में अनुवाद करेंगे। क्या बोल रहा है कि सुखार्थिनः कुतो विद्यार्थिनः सुखम। पहले समझिए इसका अर्थ हिंदी में अनुवाद। देखिए अनुवाद हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे क्या कि सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ, यानी जो सुख चाहता है उसको विद्या कहाँ से मिलेगी, और विद्या चाहने वाले विद्यार्थी जो हैं उनको सुख कहाँ मिलेगा। इसीलिए सुख की इच्छा करने वाले को विद्या प्राप्त करने की इच्छा छोड़ देनी चाहिए। पूरा पढ़िए, इसका भाव समझ लीजिए। यहाँ पे सुखार्थी व त्यजेत विद्या, विद्यार्थी व त्यजेत सुखम कह रहा है कि यहाँ समझ लीजिए कि विद्या चाहने वाले विद्यार्थी को सुख छोड़ देना चाहिए। मतलब यह है कि विद्या बड़े कष्टों से प्राप्त होती है, इसलिए जो सुख की कामना वाले हैं उन्हें विद्या अर्जन यानी विद्या अर्जित करना यानी प्राप्त करने की आशा छोड़ देनी चाहिए। और यदि विद्या अर्जित करना चाहते हैं तो सुख की इच्छा को छोड़ देनी चाहिए। यानी कि कोई एक ही चीज प्राप्त कर सकते हैं। अगर आराम करेंगे तो विद्या नहीं मिलेगा, अगर आप विद्या पाना चाहते हैं तो आराम नहीं मिलेगा। यही तो है। तो किसी एक ही को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। इस वीडियो को लाइक करना है। चैनल पे नए हैं तो इस डीके सर क्लासेज वाले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।